हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। गाइस, अपना लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले, कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे आए आप लोगों की तरफ से, काफ़ी मोटिवेशन मिला मुझे उससे। तो गाइस, अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हो, आप किसी को मोटिवेट करते हो। तो गाइस, अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये जो आपका सिलेबस है वो पूरा मैं आपको कंप्लीट कराऊँ। तो होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि वो आपका सिलेबस कंप्लीट करा पाऊँ। चलिए गाइस, जहाँ से हमने कल छोड़ा था, हमने कल किया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो कल मैंने पूरा सेशन जो है लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग के ऊपर सारा कंसंट्रेट किया था, उसका सारा डिटेल में आपको मीनिंग वगैरह बताया था। आज एक छोटी सी नई चीज़ लेके आया हूँ, उसके साथ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग दोनों का डिफरेंस, कि अकाउंटिंग क्या होती है और बुक कीपिंग क्या होती है। बट बिफोर दैट गाइस, जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो पहले एक बार, क्योंकि थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है। अभी एनीहाउ मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर भी करूँगा जो पिछला पढ़ाया है, बट फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देख लो आप। तो गाइज़, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ आपको वर्ड बताए थे, उनका मीनिंग बताया था, जिसमें सबसे पहला वर्ड था गाइज़ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन की पहचान करना, कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सी नॉन बिजनेस है, तो उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। दूसरा गाइस मैंने कहा था मेजरिंग। अब जब हम आइडेंटिफिकेशन हो गई एक बार कि हमने पहचान लिया कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, फिर उसको मेजर करना। किस में मेजर करना? इन टर्म्स ऑफ मनी, कि उसकी मनी वैल्यू कितनी है। मेजरिंग होती है किसी भी ट्रांजैक्शन की हमें वैल्यू निकालना है कि उसका मनी वैल्यू कितनी है, उसको हम मेजरिंग कहते हैं। तो गाइस, तीसरा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हो गया जब हमने मेजर भी कर ली भाई इस चीज़ की इतनी वैल्यू है, फिर मैंने कहा था रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, रिकॉर्ड्स बनाने हैं, क्योंकि साल के एंड में हमें रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं कि हम देखें कि हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या हो गया। तो रिकॉर्डिंग में हम जितनी भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसको एक ही बुक में लिखते हैं, उसको कहते हैं जर्नल। तो चाहे सेल की आपने कोई सेल की, चाहे आपने कोई परचेज़ की, चाहे आपने कोई एक्सपेंस किया, आपको कोई इनकम हुई, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं वो एक ही बुक में की जाती हैं, जिसको जर्नल बोला जाता है। तो उसको कहते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जब हो गई तो अगला स्टेप आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या होता है कि मैंने कहा अभी हमने सारी जो ट्रांजैक्शन थी एक ही जगह रिकॉर्ड की जर्नल में। क्लासिफिकेशन होता है फिर उसमें से जो सिमिलर ट्रांजैक्शन है, एक जैसी ट्रांजैक्शन है, उनको अलग अलग रखना। फॉर एग्जांपल, हम सेल्स की अलग रख लेंगे, एक बुक बना लेंगे, परचेज़ की एक अलग बुक बना लेंगे, एक्सपेंस की अलग बुक बना लेंगे। इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हमने ढूंढने में आसानी रहे। कल को हमें सेल्स देखनी है तो हमें सेल बुक उठानी है, ऐसे तो पूरी जर्नल में देखना पड़ेगा, उसमें तो सारी होंगी। तो क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि एक एक तरह की जो एंट्रीज हैं उनको अलग अलग जगह पे रख दिया जाता है ताकि हमें ढूंढने में आसानी रहे। चलेगा, इस क्लासिफिकेशन हो गया। फिर हो गया समराइजिंग। जब हमने क्लासिफिकेशन कर ली, हमने सेल्स अलग लिख ली, परचेज अलग लिख ली, एक्सपेंसेस अलग लिख ली एक बुक में, फिर उनका टोटल निकालना कि ड्यूरिंग द ईयर, साल में, महीने में या 6 महीने में हमें कितनी सेल्स की, हमने कितनी परचेज़ की, हमें कितने एक्सपेंस आ गए, उसका सम टोटल निकालना। तो वो हो गया समराइजिंग। उसके बाद गाइस, समराइजिंग भी हो गई, टोटल भी निकाल लिया। अब हमें एनालाइज करना है कि जो अभी तक हमने किया इससे हमने क्या एनालाइज किया। तो गाइस, जैसे मैंने कहा कि हम बिज़नेस किस लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट समराइजिंग के बाद ही हम निकाल सकते हैं। जब हमारे पास पूरी डिटेल्स आ गई, टोटल आ गया, साल की कितनी सेल हैं, साल की कितनी परचेज़ हैं, एक्सपेंसेस कितने हुए गाइस, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। तो उसको कहते हैं एनालाइज करना अपनी परफॉर्मेंस को, कि ड्यूरिंग द ईयर हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। एनालाइज भी हो गया। फिर गाइस, लास्ट में हमारा स्टेप आता है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन का मतलब हो गया लोगों को बताना, किसको? इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। मैंने पिछली क्लास में पूरी डिटेल में बताया था कि हम अपना रिजल्ट बताते हैं कि हमें ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको कहते हैं कम्युनिकेट करना। तो गाइस, ये मैंने आपको लास्ट में वीडियो में मैंने पढ़ाया था। आज मैं डिफरेंस करवा रहा हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का। अब डिफरेंस क्या है? सबसे पहले बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है। बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज मतलब सबसे पहली स्टेज, कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं? एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं। तो इन सबको हम कहते हैं प्राइमरी स्टेज। यहाँ तक की जो है वो सारी यहाँ तक क्या है? प्राइमरी स्टेज। तो प्राइमरी स्टेज हो गया जहाँ सबसे पहले एंट्रीज रिकॉर्ड होती है। उसके बाद जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज कौन सी हो गई? इसके बाद वाली, जब हमने सारी रिकॉर्डिंग कर ली, अब हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे बिजनेस को, साल में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो उसके लिए समराइज करना, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना, वो सेकेंडरी स्टेज में आता है। पहला डिफरेंस। दूसरा, जो बुक कीपिंग है वो जूनियर स्टाफ करता है। जूनियर स्टाफ मतलब क्लर्क लेवल के एम्प्लॉइज़, यानी जहाँ पे आपको कोई स्पेशलाइज स्किल्स या नॉलेज नहीं चाहिए, कोई भी छोटी मोटी ट्रेनिंग करके अकाउंट्स की वो कर सकता है, तो उसको बोलते हैं जूनियर स्टाफ। और जो सीनियर स्टाफ है वो कौन होता है? सीए। तो इसके बाद की जो है सीनियर स्टाफ का जो काम होता है, जैसे सीएस वगैरह, अगला काम जो है वो सीनियर स्टाफ करता है। जैसे मैंने कहा कि रिकॉर्ड्स बना लिए,
तो जैसे यहाँ पे भी मैंने बताया था, तो इसके बाद का जो काम है वो सारा सीनियर स्टाफ का है। ये अभी आगे भी मैं डिटेल में बताऊँगा। तो जूनियर स्टाफ का काम क्या है, क्लर्क लेवल का जो काम है वो है रिकॉर्ड्स को बनाना और उन रिकॉर्ड से रिजल्ट निकालना। वो काम किसका है, सीए का, यानी सीनियर स्टाफ का। उसके बाद बुक कीपिंग जो है एक रूटीन जॉब है। गाइस रूटीन जॉब का मतलब ये हर रोज़ ही करना है। देखो, एक मैं कल एग्जांपल ली थी कि मान लो ये मैंने शोरूम खोला है, तो उसमें रोज़ सेल परचेज़ होगी, मैं ख़रीदूंगा भी, मैं बेचूंगा भी, मेरे खर्चे भी होंगे। तो ये मुझे जो बुक्स बनानी है वो रोज़ लिखना ही लिखना है कि आज मेरी इतनी सेल है, आज मेरे इतने खर्चे हैं, आज मैंने इतनी परचेज़ की। तो ये रूटीन है, लेकिन ये एनालिटिकल है, ये रोज़ नहीं होगा। ये जब आपने मान लो महीने के बाद होगा कि महीने की उसने सेल देख ली कितनी है, टोटल कर लिया, या फिर साल के बाद प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए। तो ये रूटीन जॉब है, ये एनालिटिकल है, यानी ये रोज़ नहीं होता है। ठीक है गाइस। उसके बाद ये लास्ट स्टेप IMRC, आई मतलब आइडेंटिफिकेशन, M मतलब मेजरिंग, R फॉर रिकॉर्डिंग और C फॉर क्लासिफिकेशन। बुक कीपिंग का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। क्लासिफिकेशन तक का जो काम है वो बुक कीपिंग का है। लेकिन अकाउंटिंग जो है, जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म हुई गाइस, इसके आगे अकाउंटिंग शुरू होती है। तो बुक कीपिंग का काम तो सिर्फ यही है यहाँ तक, लेकिन अकाउंटिंग का काम पूरा है। यानी ये वाला हिस्सा भी IMRC, ये भी अकाउंटिंग में आता है, और उसके साथ SAC यानी समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग, उसके आगे का काम भी अकाउंटिंग है। यानी अकाउंटिंग पूरा ये कर सकती है काम, लेकिन बुक कीपिंग वाला काम यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। क्लियर हो गया गाइस। तो ये डिफरेंस है बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। गाइस, अब हम करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कितनी ब्रांचेस हैं गाइस? 3 ब्रांचेस हैं इसमें। कौन कौन सी? एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 3 ब्रांचेस हैं। अब गाइस, इन ब्रांचेस का क्या काम है, ये क्या क्या काम करती हैं, अभी उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में देखते हैं। अब फाइनेंशियल पोजीशन कैसे देखेंगे? तो गाइस, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है वो कंपनी अच्छी है या बुरी? हम देखते हैं यार उसका प्रॉफिट या लॉस कितना है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये डील करती है किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, उसकी बैलेंस शीट देखने के लिए। बैलेंस शीट आगे डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कि फाइनेंशियली वो कंपनी स्ट्रांग है या वीक है। स्ट्रांग मतलब प्रॉफिट में है, वीक मतलब लॉस में है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है उस कंपनी का प्रॉफिट या लॉस निकालना। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। एज अ नेम सजेस्ट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है? जो आपको कीमत पड़ी किसी चीज़ की। अब मान लो अगर मैं कोई किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, सपोज़ करो मेरी एक फैक्ट्री है जहाँ पे टीवी बनता है या एलईडीज़ बनती हैं। टीवी तो आजकल नहीं बनते, एलईडीज़ आ गई हैं। तो चलो मान लो कि एलईडीज़ बनती हैं, मेरी एक फैक्ट्री जहाँ एलईडी में बनाता हूँ। तो गाइस, एलईडी के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। तो जो रॉ मटेरियल ख़रीदने में जो मेरा खर्चा आएगा, अब अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल मुझे चाहिए। तो रॉ मटेरियल जो मैं खरीदूंगा, उसको असेंबल करके एक पूरी एलईडी बनाऊंगा, वो पूरा जो खर्चा मुझे एक प्रोडक्ट को बनाने में आया, रॉ मटेरियल से खरीदने तक, उसको असेंबल करने तक, फिर मार्केट में पहुंचाने तक, जितना खर्चा मेरा आया, कॉस्ट अकाउंटिंग उसमें डील करती है। इसमें हम देखते हैं कि हमें फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू कंप्लीशन ऑफ टू फिनिश प्रोडक्ट, एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में कंप्लीट करने में हमें कितना खर्चा आया, ये उसमें डील करती है। थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। गाइस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है डिसीजन लेना। अब जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसका अपना काम हो गया ख़त्म। अब आगे काम किसका है? मैनेजमेंट का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो वो डिसीज़न लेते हैं किसी भी चीज़ का डिसीज़न, कि हमें फाइनेंस कहाँ से लेना है या लोन कहाँ से लेना है, या हम रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे, फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है। जितने भी डिसीज़न हैं रिगार्डिंग उस कंपनी या उस बिज़नेस के, जितने भी डिसीज़न हैं, वो जो लेता है वो उसको किसका काम है? मैनेजमेंट का। तो उसको हम कहेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो गाइस, ये डिफरेंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कंपनी की फाइनेंशियल के बारे में देखते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिट या लॉस है, इसमें वो निकलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में
में हमें किसी प्रोडक्ट को खरीदने में या उसको बनाने में क्या कॉस्ट आती है, ये उसमें डील करती है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जो डिसीजन लेती है फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में हमें किस तरह से काम करना है, कहाँ से मटेरियल खरीदना है, कहाँ से हमें लोन लेना है, ये किसका काम है, ये मैनेजमेंट का काम है। तो वो हो गया आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए गाइस, ये भी ख़त्म हो गया। अब गाइस मैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। चलिए गाइस, अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं। ये आपने बड़ी बार सुने भी होंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और ये वर्ड्स जो हैं आपका पूरा जो अकाउंट्स उसमें फ्रिक्वेंटली आते रहेंगे, जिसमें सबसे पहला गाइस वर्ड है, फर्स्ट इज कैपिटल। गाइस हमने कल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिज़नेस स्टार्ट किया, जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जो उसमें पैसा या रिसोर्सेस लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि राम ने जो बिज़नेस स्टार्ट किया। अब हम बिज़नेस गाइस कैसे स्टार्ट करते हैं, आप सिंपली सोचो ना, अब बिज़नेस कैसे स्टार्ट करोगे? घर पे तो बैठोगे नहीं। सबसे पहले आपको एक मान लो एक दुकान खोलनी है तो एक शॉप चाहिए, फिर उस शॉप में अपने फर्नीचर भी लगाना है, फिर आपने जिस चीज़ का बिज़नेस करना है, जैसे मैंने कल ही कहा था या आज भी कह रहा हूँ कि मान लो मोबाइल शॉप है, वो मोबाइल्स भी ख़रीदने हैं। तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, हम इन सब के लिए पैसा चाहिए। और ये पैसा किस में लगा? शॉप को ख़रीदने में, स्टॉक लेने में, फर्नीचर लगाने में। तो गाइस ये सारा चीज़ें जब हमने लगा ली तो वो हमारी क्या हो गई? कैपिटल। तो ऐसे बताता हूँ कि मान लो राम ने एक बिज़नेस शुरू किया, एक तो राम ने पैसा लाया, ठीक है, एक तो कैश आ गया राम के पास, प्लस राम ने फर्नीचर भी लगाया। मान लो एक शोरूम खोला, तो ऐसे तो है नहीं, शोरूम में फर्नीचर भी लगता है, तो फर्नीचर भी लगा लिया। प्लस राम ने फिर स्टॉक भी लगा दिया। स्टॉक मतलब अब जैसे मैंने कहा कि मोबाइल शॉप है तो मोबाइल्स खरीदेगा ना पहले कहीं मैन्युफैक्चरर से, तो वो उसको हम स्टॉक बोलेंगे, स्टॉक भी लगा लिया। तो इस तरह से उसने टोटल जो सारा ये तीनों का टोटल जो पैसा उसका लगा उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। ठीक है, जनरली हम बात करते हैं मैंने दुकान खोली, उसमें फर्नीचर लगाया, उसमें मैंने स्टॉक डाल दिया, माल डाल दिया, तो वो सारा टोटल जो आपने लगाया सारा पैसा इन दी फॉर्म ऑफ कैश, फर्नीचर, स्टॉक, इन सब का कंबाइंड नेम जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्लियर हो गया? तो जितने रिसोर्सेज आपने यूज़ लगाए बिजनेस में उनका कंबाइंड नेम क्या है? कैपिटल, जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। चलिए जी, कैपिटल हो गया वर्ड। सेकेंड इज वर्ड है ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग वो नहीं है जो आप ड्राइंग पैड पे बनाते हो, ये वो ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग्स का मतलब होता है पैसा बिजनेस से निकालना। जैसे मैंने कहा कि पैसा अपने बिजनेस में लगाया, वो आपकी क्या है? कैपिटल। अब कई बार ऐसा होता है ना यार, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, मान लो 10 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगा दिया, चाहे वो कैश था, फर्नीचर था, स्टॉक था, जिस भी फॉर्म में था, मैंने 10 लाख रुपए टोटल लगा दिया। अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, घर के लिए पैसा निकालना है, मुझे पैसा चाहिए, तो मैंने जो पैसा लगाया था बिजनेस में उसमें से पैसा निकाल लिया। बट बेटा याद रखना, ये पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला आपने, बिजनेस के लिए नहीं निकाला है, ये आपने निकाला है फॉर पर्सनल यूज़। तो जब भी आप पैसा या फिर रिसोर्सेज, चाहे फर्नीचर या स्टॉक, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेते हो बिजनेस से, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। मैंने दुकान खोली, 10 लाख रुपए लगाया, लाख रुपए मैंने निकाल लिया, वो भी मेरी ड्राइंग्स है। अब मान लो मेरी उसकी दुकान थी मोबाइल्स की, अब एक मोबाइल दुकान में से मैंने ले लिया पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको भी मैं ड्राइंग्स ही बोलूँगा। चाहे आप पैसा निकालो या दुकान से जो आपने स्टॉक रखा हुआ है, जैसे मैंने कहा मोबाइल रखा है, वो निकालो, तो उसको भी आप ड्राइंग्स ही बोलोगे। तो पैसा लगाया कैपिटल, और पैसा वापस निकाल लिया, या आपने दुकान से स्टॉक या फर्नीचर निकाला, वो आपकी ड्राइंग्स ही कहलाएगा। चलिए गाइस, थर्ड वर्ड इज एसेट्स। What is asset? Guys, anything which has some economical value or which can be converted into cash is called asset. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ गाइस जिसकी कोई वैल्यू है, जिसको हमने ख़रीदा है कभी या जिसको हम बेच सकते हैं, वो एसेट है। अब अगर आप देखो तो आपकी सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें वो एसेट्स ही हैं। चाहे आपको मेरे सामने ये बोर्ड दिख रहा है, या मेरे रूम में एसी लगा है, चाहे कोई गाड़ी चल रही है, तो जितनी भी यहाँ पे डेस्क लगे हुए हैं, गाइस जितनी भी चीज़ें आप अपनी सराउंडिंग में देख रही है सब एसेट्स हैं। लेकिन हम यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, हम किसकी बात करेंगे? हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में एसेट्स का मतलब हो गया वो एसेट्स जो हमने बिजनेस में यूज़ किए हैं, जो हमने बिजनेस में लगाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि जो हमने सारा पैसा कैश, फर्नीचर, स्टॉक लगाया, इसका कंबाइंड नेम मैंने क्या दिया था? कैपिटल। अब अगर हम इनके इंडिविजुअल नेम देखें तो कैश हमारा क्या है? ये भी हमारा एसेट है। फर्नीचर भी हमारा क्या है? एसेट है। स्टॉक भी हमारा क्या है? एसेट है। तो हम बिज़नेस में जो रिसोर्सेज हमने अपने पास रखे हैं फॉर
लॉन्गर टर्म के लिए टू अर्न प्रॉफिट, चाहे बिल्डिंग है, चाहे फर्नीचर है, चाहे कोई मशीनरी है, ये हमने रखे हैं फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, आगे कि हम फ्यूचर में इनसे कुछ पैसा जनरेट करें, वो हमारे एसेट्स हैं। आपने कलेक्टिवली नेम इनको क्या दे दिया, कैपिटल। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली नेम बोलें, भाई स्टॉक है क्या, स्टॉक इज़ एसेट, फर्नीचर क्या है, एसेट, कैश क्या है, एसेट। तो कोई भी चीज़ जिसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, लैंड ये भी एसेट है, बिल्डिंग, मशीनरी, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ एसेट्स। चलिए गाइस, नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज़। अब गाइस ये वर्ड शायद आपने कम ही सुना होगा। लाइबिलिटीज़ मतलब क्या है, लाइबिलिटीज़ आर द ऑब्लिगेशंस टू पे सम टाइम इन फ्यूचर, यानी आपकी वो कर्ज, आपकी वो देनदारी जो आपको फ्यूचर में पे करनी है। जैसे मान लो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, अब मुझे कर्ज़ की ज़रूरत है, मुझे पैसा चाहिए, मैं क्या करूँगा भाई, बैंक से पैसा ले लूँगा। तो अब बैंक से पैसा लिया तो बैंक को मुझे पैसा वापस भी करना है, तो फ्यूचर में जो मुझे वापस करना है, किसी का लिया हुआ पैसा वापस करना है, वो मेरी क्या है, लाइबिलिटी। अब मान लो मैंने किसी से उधार में कोई चीज़ खरीदी, बिज़नेस में होता है ना कि हम कई बार उधार में भी ले लेते हैं, भाई पैसे अगले महीने दे देंगे, तो जो चीज़ खरीद ली मैंने, अब उसका मुझे पैसा चुकाना है, वो भी मेरी क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी हो गया आपके लिए जो कर्ज है। तो गाइज़ यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ हैं ये भी मैं एलोबरेट कर दूं कि ये दो तरह की होती है, इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ सर्विस। तो गाइज़ आप पूछोगे इन टर्म्स ऑफ कैश क्या है, तो गाइज़ इन टर्म्स ऑफ कैश का मतलब हो गया कि आपने पैसा लिया है और पैसा ही वापस करना है। मैंने किसी से कर्ज लिया था, बैंक से लोन लिया था लाख रुपए का, अब मुझे क्या करना है, वो पैसा ही उसको वापस करना है, उसको कहते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश। और गाइज़ इन टर्म्स ऑफ सर्विस क्या है, सर्विस का मतलब हो गया कि आपको पैसा नहीं वापस करना, आपको सर्विस देनी है। जैसे गाइज़ आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन, तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट से कई बार एडवांस में फ़ीस लेता हूँ। अब मुझे जब एडवांस में फ़ीस मिल गई तो मुझे उसको पैसा थोड़ी वापस करना है, अब मेरी लाइबिलिटी क्या है कि मुझे उसको वो सिलेबस कंप्लीट करवाना है। मान लो आपने कोई दुकान किराए पे दी, आपने एक दुकान किराए पे दी और 6 महीने का एडवांस रेंट ले लिया। अब आपने क्या करना है, आपको वो रेंट तो नहीं वापस करना है, आपको क्या करनी है, सर्विस में क्या करना है कि आपको वो दुकान उस बंदे के लिए 6 महीने तक रिजर्व रखनी है। ये भी आपकी एक क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ कैश मतलब पैसे के बदले में पैसा देना, इन टर्म्स ऑफ सर्विस मतलब पैसा लिया है और आपने क्या करना है, सर्विस प्रोवाइड करनी है फ्यूचर में उसके लिए। गाइज नेक्स्ट इज परचेज। ये वर्ड जो है कल भी एक बार आया था, चलो आज इसकी डिटेलिंग पे जाते हैं। अब परचेज़ क्या है, परचेज़ आप जनरली कहोगे परचेज़ मतलब खरीदना। अब जैसे गाइज मैं कहूँ यार मैंने अपने लिए एक वॉच खरीदी, या मैंने अपने लिए एक मोबाइल ख़रीदा, या मैंने अपने लिए एक शर्ट खरीदी, कहने के तो वो भी परचेज़ ही है गाइज। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, बिज़नेस की। तो गाइज इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिज़नेस में परचेज़ किसको कहते हैं, वो चीज़ जो आपने खरीदी आगे कस्टमर को बेचने के लिए, इन शॉर्ट जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी अभी कि सपोज करो मेरी एक मोबाइल शॉप है, अब जो मैं मोबाइल्स खरीदूंगा वो मेरे लिए क्या है, परचेज़। मान लो मेरे फर्नीचर की शॉप है, तो मैं जो फर्नीचर खरीदूंगा वो भी मेरे लिए क्या है, परचेज़। मेरी मान लो मशीनरी की शॉप है, मशीन खरीदूंगा वो भी मेरे लिए क्या है, परचेज़। गवर्नमेंट की शॉप है, गवर्नमेंट्स खरीदूंगा वो भी मेरे लिए क्या है, परचेज़। तो इन शॉर्ट जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं, जो चीज़ हमने आगे बेचनी है आगे कस्टमर को, जब हम वो चीज़ खरीदेंगे उसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में परचेज़ बोलते हैं। क्लियर हो गया गाइस। नेक्स्ट इज वर्ड इज सेल। अब गाइस सेल फिर से वही है, एक तो सेल हो गई, जैसे मैं कहूँ यार मैंने अपनी पुरानी बाइक सेल कर दी, मतलब बेच दी। अगेन यहाँ पे हम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस में सेल किस चीज़ की होती है गाइस, बिजनेस में सेल होती है जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि मोबाइल शॉप का मेरा बिजनेस है, अब मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ तो वो मेरी परचेज़ है, और वही मोबाइल जब मैं आगे कस्टमर को बेचूंगा तो वो मेरी क्या हो जाएगी, सेल। तो यहाँ पे सेल बिजनेस अकाउंटिंग टर्म में सेल कहते हैं वो चीज़ जो आपने खरीदी थी आगे कस्टमर को बेचने के लिए। अब वो चीज़ जब आपने बेची वो आपकी क्या बन गई, वो आपकी बन गई सेल। चलिए गाइस नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्सपेंसेस, खर्चा। यहाँ पे भी वही कहानी है गाइस, खर्चा हमें पर्सनल नहीं देखना है, हमें देखना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मोबाइल शॉप है, अब मान लो अगर शॉप वो किराए पे है तो मुझे उसका रेंट भी देना है, तो वो भी मेरा खर्चा है। वहाँ पे मैंने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, सेल्समैन रखा है, उसको महीने की सैलरी देनी है, वो भी मेरा खर्चा है।
बिजली का बिल देना है, वो भी मेरा खर्चा है। तो गाइज़ अपने बिज़नेस को ऑपरेट करने में, अपने बिज़नेस को चलाने में, अपने बिज़नेस को डे टू डे ऑपरेट करने में आप जो खर्चा करते हो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। तो ये बिज़नेस एक्सपेंस की बात हो रही है, नॉट फॉर पर्सनल। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकम। अब इनकम क्या है? जो पैसा आपने बिजनेस से जनरेट किया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने सेल लिखवाया था, वो भी तो इनकम ही है। बिल्कुल इनकम है गाइस। अब सेल और इनकम में क्या फ़र्क है गाइस? आप कोई चीज़ बेच रहे हो, वो सेल है। अब चीज़ के साथ आप सर्विस भी देते हो, है ना। जैसे मान लो गाड़ी हम खरीदते हैं, ठीक है, गाड़ी कंपनी ने शोरूम से कंपनी ने गाड़ी बेची, वो कंपनी की सेल हो गई, लेकिन गाड़ी की रिपेयर भी होती है ना, तो वो क्या हो गई? सर्विस हो गई। तो जब हम किसी चीज़ को बेचने के साथ कोई सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं तो उन दोनों का जो कंबाइंड नाम होता है वो होता है इनकम। इनकम का मतलब हो गया आपकी सेल प्लस आपकी सर्विस जो आपने दी, उस पर भी जो आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो आपके पास पैसा आया, उसका कंबाइंड नेम हो गया इनकम। क्लियर है गाइस? 9th इज एक्सपेंसिस, सॉरी एक्सपेंस नहीं, वो मैं करवा चुका हूँ, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या गाइस? मुनाफा। हमें जो मुनाफा होता है ड्यूरिंग द ईयर, हम जो पैसा कमाते हैं, गेन है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। अब सिंपल सा है, जैसे मैंने पीछे भी कराया कि जब हम अपने अकाउंट्स बना लिए, हमें पता चल गया सेल इतनी है, हमें पता चल गया एक्सपेंस इतने हैं, इतनी इनकम है, तो ईजिली मैं कहूँगा सेल या इनकम का टोटल में से एक्सपेंस माइनस करूँगा, मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। मान लो मैंने 10,000 रुपया कमाया, ये मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, मैं इसी की बात ले लेता हूँ। सपोज़ करो मुझे स्टूडेंट से 5,000 फीस आई, ले ली मैंने फ़ीस। अब मान लो इसमें से 2,000 मैंने टीचर की सैलरी दे दी और 1,000 रुपये मैंने बिजली का बिल दे दिया। मान लो 3,000 मैंने खर्च कर दिया, तो मेरी जो टोटल इनकम थी वो थी 5,000। उसमें से खर्चा कितना हो गया? 2,000 टीचर की सैलरी, 1,000 रुपया बिजली का बिल, 3,000 मेरा खर्चा हो गया। तो 5 में से 3 मेरा खर्चा हो गया, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा? 2,000। और लास्ट 10th इज लॉस। तो लॉस क्या है गाइस? नुकसान। नुकसान कब होता है? जब आपके खर्चे ज़्यादा और इनकम कम है। आप खर्चा कर रहे हो 100 रुपये और इनकम है आपकी 70 रुपये, तो आपका 30 रुपये क्या हो गया? लॉस, यानी नुकसान। तो गाइस आई होप कि जितनी भी ये मैंने आपको चीज़ें करवाई वो आपको समझ आई होंगी। मैं एक बार फिर से इसको आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ गाइस। तो पहला वर्ड मैंने जो सिखाया आपको वो है कैपिटल। और कैपिटल क्या होता है? जो पैसा आप बिज़नेस में, पैसा या रिसोर्सेज आप किसी बिज़नेस में लगाते हो। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल दी कि राम है, उसने बिज़नेस शुरू किया, शुरू करने में उसका क्या लगा? थोड़ा सा उसने पैसा भी अपने पास रखा बिज़नेस में, फर्नीचर भी लाया, स्टॉक भी लाया, और जितनी चीज़ें वो लाएगा बिज़नेस में, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, जितनी भी चीज़ें, तो जब वो कंबाइंड चीज़ें, उनका कंबाइंड नेम क्या होगा? कैपिटल। जितना पैसा उसने लगाया उसको हम कैपिटल बोलेंगे, चाहे वो कैश है, चाहे फर्नीचर है, चाहे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है। तो कंबाइंड नेम सबको प्लस करके जो कंबाइंड नेम इज इक्वल टू वो हमारा कैपिटल हो गई। क्लियर हो गया? ड्राइंग्स क्या हो गया? जो पैसा लगाया वो कैपिटल, और उसी में से जो पैसा वापस विड्रॉ कर लिया। लेकिन याद रखना किसके लिए? ये यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर पर्सनल यूज़, नॉट फॉर बिजनेस यूज़। तो जब आप कोई पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। पैसा लगाना कैपिटल, पैसा निकालना पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स। एसेट्स, एसेट्स मतलब मैंने कहा कोई भी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू होती है, कोई चीज़ खरीदी गई है, जो चीज़ बेच सकते हो। तो क्योंकि हम यहाँ पे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो बिज़नेस में बिज़नेस एसेट्स क्या हो गए? जो बिज़नेस में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये वो चीज़ें हैं जिनकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू है, जिनको ख़रीदा गया है या जिनको हम बेच सकते हैं, जिनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? एसेट्स। लाइबिलिटीज़ क्या हो गया? आपका कर्ज, आपका लोन, आपकी देनदारी। अगर आपने बैंक से पैसा लिया तो आपको चुकाना है, बिज़नेस के लिए लोन लिया है वो भी आपकी लाइबिलिटी है। अगर आपने किसी से उधार में चीज़ खरीदी है वो भी आपकी लाइबिलिटी है। या अगर आपने किसी से एडवांस लिया है तो वो भी लाइबिलिटी है कि जिस पर्पज़ के लिए आपने एडवांस लिया, आपने वो पर्पज़ अब उसके लिए वो कंप्लीट करके देना है, वो चीज़ आपको देनी है उसको, वो सर्विस आपको उसको देनी है। गाइस नेक्स्ट वर्ड इज़ परचेज। परचेज क्या हो गया? हम बिज़नेस में जो गुड्स खरीदते हैं कस्टमर को बेचने के लिए, वो परचेज़ है, और वही चीज़ आप कस्टमर को बेची तो वो सेल है। एक्सपेंस हो गया अपने बिज़नेस को चलाने में, ऑपरेट करने में, हम डे टू डे जो खर्चा करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। इनकम हो गया अपने बिज़नेस से जो हमने पैसा कमाया है, सेल्स और सर्विस प्रोवाइड करा के हम जो पैसा जनरेट कर रहे हैं वो हमारी इनकम हो गई। प्रॉफिट हो गया बिज़नेस में आपको जो मुनाफा हुआ, और लॉस हो गया जो आपका बिज़नेस में नुकसान हुआ। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आज करवा दी। कल मैं आपको कराऊँगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूँगा तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स।
फिर उसमें हम मे बी शायद थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क भी आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो से, आगे आने वाली वीडियो से, क्योंकि आपको ज़्यादातर MCQ आते हैं तो मैं वो भी लेके आऊँगा। क्वेश्चन के स्टार्ट में MCQs बता दूंगा किस तरह से कि आपके MCQs होंगे, लेकिन वो आपको तभी आएंगे ना जब आपको ये थ्योरी आती होगी। तो गाइज़ वो भी लेके आऊँगा, तो आप वेट करिए टिल मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी होता है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। और लेकिन बस आपको ये प्रॉमिस करना है कि आपको पढ़ना है, जो मैंने रोज़ करवाया करना है, और श्योरिटी आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।